हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आप सभी लोग का स्वागत है। आ जाइए सभी लोग, हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो बचा हुआ था इसे खत्म करते हैं और मजा आएगा। चलो 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 चलो, जल्दी से जुड़ जाओ। पांडे जी, खुशबू कुमारी, सीपू, मनीष, सूर्या, यार तेरा सुपरस्टार, आनंद सागर, सीमा, मनीष, सब लोग का स्वागत है। और आप सभी लोगों को बधाई हो कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहा। और मेरे तरफ से आप सभी लोग को बधाई हो और आप लोग भी मेरे को बधाई दीजिए। और मैं फिर बोलूँगा थैंक यू। और हम सभी एक फैमिली के सदस्य हैं। चलो, चंदा कुमारी, कविता कुमारी, राहुल, सूर्या, प्रकाश, नेहा, पंकज, गुरुदेव, हरि कुमार, शंकर, सर जी हम पुलिस बना दीजिए। चंदवसनी, राहुल, सनोज, राज, एंग्री, अनु, राम पूजन, सब लोग का स्वागत है। सृष्टि, बीटू कुमार और सबका 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 स्वागत है। आ जाइए सभी लोग एकदम। नीरज सिंह, रॉक, सबको सबको बधाई हो और हमको खुद को बधाई हो। और बधाई दो चुपचाप तुम लोग। स्टडी मूड के बब्बा इक्का का लिख कर भेजते हो जी तुम लोग। नीलेश कुमार, आर्यन कुमार, सृष्टि, अनु मौर्य, बीटू, आनंद सागर, आर्मी लवर, फिरदोस, गुरुदेव, राम पूजन, सोनू रनर, चंदा कुमारी, स्नेहा तिवारी, आनंद। चलो, सब लोग का स्वागत है। अब हम स्टार्ट करेंगे। त्रिशा, संगीता श्रीवास्तव, रितेश कुमार, शैलेश कुमार। चलिए। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। इस नादान बंदा ने अमित सर के चरण स्पर्श के आशीर्वाद हम सोचे ये भी शायरी में ही है। चलो चलो, सीमा स्ट्रॉन्ग, लाइफ इज गर्ल। चलो चलो चलो, शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो यहां से। हाँ। अरे प्यार काल्हे परसों के भइल न रहे, भुला गइलू जैसे। मॉक टेस्ट 20, साइंस के मॉक टेस्ट 20 हम देखेंगे। और यहां पर आप देखेंगे कि आज साइंस के मॉक टेस्ट 20 जो आप लोग का छूट गया था और जीके का मॉक 3 छूटा हुआ था, तो हम लोग देखेंगे, दोनों आज निपटारा करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग तैयार हैं? सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक, चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लगाइए इसे। और आज जानते हो संविधान के फुल मॉक टेस्ट पोस्टपोन्ड इसलिए कर दिए, पटना में काफी बारिश हुआ और बहुत पानी लग गया था, इसलिए क्लास पोस्टपोन्ड करना पड़ा। तो दोनों लोग का एक साथ होता है, ऑफलाइन वाला भी टेस्ट एक साथ बैठाते हैं, फोटो डालते हैं आप लोगों को। चलो। सर जी मुझे जीएफ धोखा दे दी। जाने दो, धोखा दे दी, तुम पुलिस बनकर उसे चोखा देना। ठीक, धोखा देने दो, तुम अपने तरफ से अच्छा काम करना, आलू का चोखा देना। ये बताओ, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य बटा में समय, कार्य बटा में समय होता है, वो क्या होता है बताना है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? लगाओ क्वेश्चन नंबर पहला। सो कार्य करने की दर या ऊर्जा की दर, ये क्या कहलाता है? शक्ति। शक्ति मतलब पावर, पावर, पावर को कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है, इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो। और 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लगाओ। सेब के खाने वाला भाग क्या है? सेब में पोटेशियम भरपूर मात्रा में मिलता है। सेब क्या है? एक असत्य फल है। और सेब में खाने वाला भाग जो होता है ये कौन होता है? लगाना है। सेब के खाने वाला भाग बताइए सर। फुल मॉक टेस्ट दीजिए सर जी। नवलेश कुमार, तुम लोग का फुल मॉक टेस्ट बन रहा है। एक फुल मॉक टेस्ट बनकर तैयार हो चुका है, 2-3 और तैयार हो जाने दो, फिर आपको मिलने लगेगा, फुल मॉक टेस्ट मिलने लगेगा, चिंता मत करो, 1 से 2 दिन में फुल मॉक टेस्ट मिलने लगेगा। रसदार थैलमस, रसदार थैलमस एप्पल का कौन वाला भाग खाते हैं? रसदार थैलमस। मेरा तो जीएफ ही नहीं है, ये देखो, ये बोल रहा है दिलनवाज खान। अरे हमरो ना है भाई, क्या करोगे, एक ही हम लोग रास्ते पर हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 3। एक वड़ंद व्यक्ति में जिस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, कोई वड़ंद व्यक्ति होती है, उसको कौन सा रंग नहीं पहचान करेगा? कलर ब्लाइंडनेस का चेक तुम्हारा मेडिकल में भी होता है। सो कलर ब्लाइंडनेस में बताना है कौन सी पहचान नहीं होगा। लगाइए। सर जी मुझे जीएफ याद आ रही है। ये बुर्बक, ये सब याद करने की चीज है। जब भी कोई याद आए तब गाना लगा लेना, ब्रेकिंग डांस ब्रेकिंग डांस, और फिर झूम जाना। और जब भी कोई याद आए ना, तो मैं ये नहीं बोलूंगा अपने मामा पापा पिताजी का सपना याद करना, अपने भैया भौजी का सपना याद करना, मैं बोलूंगा उसे याद कर लेना, क्योंकि याद करने से ही लोग याद आते हैं।
ठीक ना। और याद कर कर फिर थोड़ा बहुत रो लेना, फिर पानी मारना आंख पर, फिर पढ़ने बैठ जाना। हम ये ना बोलेंगे कि याद मत करना, ये लाइव का पार्ट होता है। हरे लाल हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरा लाल। आपको पहचान नहीं करने में आता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? हरा लाल। ठीक, हाँ चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अपोहन का प्रयोग किया जाता है, यह बताइए किसके लिए? जिसे डायलिसिस बोला जाता है। अपोहन का प्रयोग किया जाता है एक रोगी गंभीर रूप से तकलीफ में है। तो एक रोगी गंभीर रूप से तकलीफ में है, जब डायलिसिस किया जाता है, खून छनाता है, आप देखोगे तो ये किडनी, गुर्दा जब खराब हो जाता है, तुम्हारा किडनी जो होता है वो खराब होता है, तो डायलिसिस किया जाता है। ठीक, मुझे रोने का दिल कर रहा है, रो लो फिरदौस, कोई दिक्कत ना है, तुम रो लो, हम तो बोल रहे हैं तुम रो। इतना चिल्ला चिल्ला कर रो ना, छत पर जाकर दोनों मुंह दाब लेना, मुंह दाब कर रोना, रो लो, कोई दिक्कत नहीं है। रोना बस एक समझो कि बहुत अच्छा क्रिया है शरीर का। आंख से तुम्हारा आंसू गिरेगा, आंसू गिरेगा तो तुम्हारा आंख से जब आंसू गिरेगा ग्लूकोज का मात्रा खत्म होगा। जब आंख से तुम्हारा आंसू गिरेगा तो तुम्हारा क्या होगा कि बीपी लो होगा, और जब तुम्हारा बीपी लो होगा तो तुम्हारा सर दर्द करेगा, और जब तुम्हारा सर दर्द करेगा तो मम्मी के पास भागे भागे जाओगे, बोलोगे सर मम्मी सर दबा दो। और जब मम्मी सर दबाएगी तो तुमको पता चलेगा कि ओह, उस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला जो चीज है, समझ रहे हो? चलो आओ, अपोहन का प्रयोग किया जाता है गुर्दे में। चलो आगे चलते हैं, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट किसका प्रयोग करते हैं? टीवी सेट चलाना है यानी रिमोट में कौन सा आपको तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो या तो औरक तरंग होगा, औरक तरंग नहीं देगा तो सूक्ष्म तरंग देगा, और सूक्ष्म तरंग औरक तरंग दोनों दिया है तब पर भी सूक्ष्म तरंग लगाओगे। सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है माइक्रोवेव का, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी, सूक्ष्म तरंग का। मनीष श्रीवास्तव, शादी हो रहा है, चलो हमको भी देना, जबरदस्ती का जाया जाएगा, खाना खाया जाएगा। हम लोग को खाना से मतलब होता है, शादी तो होना सब लाइफ का पार्ट होता है। जीवित कोशिका किस भाग में केव चक्र होता है? केव चक्र की कोशिका के किस भाग में होता है बताना है। कोई जीवित कोशिका है, उसके केव चक्र की प्रक्रिया किस भाग में होता है ये बताना है। अम्मी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अब रो मत। चलो ये लगाओ, किसी जीवित कोशिका को किस भाग में केव चक्र कार्य करता है? केव चक्र जो कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कार्य करता है, जो कि ऑक्सीकरण जो होता है ये कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। चलो सभी लगाओ, निम्नलिखित में से कौन सी ताजे पानी की मछली है? ताजे पानी की मछली है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। सारे क्वेश्चन है। यदि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो चेंज नहीं होगा उसका ऑप्शन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोशन, हाइट। ये कौन क्वेश्चन है? हाँ, अरे क्या किस स्पीड से भेज रही हो, क्या फेंक रही हो, ये भी तो मायने रखता है ना। एक मिनट तुम्हारा क्वेश्चन देखने दो। यदि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो क्या चेंज नहीं होगा उसका ऑप्शन में क्या क्या दी हो? वेलोसिटी। तो अगर कुछ भी चीज ऊपर फेंका जाएगा तो क्या नहीं चेंज होगा? बताओ, इसका आंसर किसी के पास है? सर मुझे भी बहुत राना आ रहा है। सब रोइए करेगा का जी, सब दिल फेंके इंसान है काय करा में आए, सबके प्यारे ही सब होने रहता है। इसका क्या आंसर होगा किसी का बताना है? बताओ, ये जो सृष्टि क्वेश्चन पूछी है प्रेम बोल रहा है, कोई भी आपको ये करता है तो आप प्रेम कुमार ही बोलते हैं। ठीक, सर मुझे अम्मी का बहुत याद आ रहा है। चलो ठीक है, एग्जाम डेट लेकर अपडेट है सर, एक एग्जाम डेट को लेकर अपडेट है। बताओ प्रमोद कुमार क्या अपडेट है? सब छूट खाए हैं हम, जख्मी लग रहा है।
चलो चलो, क्वेश्चन क्या है फिर से बोलो, फिर से बोलो क्वेश्चन क्या है इसको। अगर कोई वस्तु ऊपर फेंका जाता है तो क्या चेंज नहीं करेगा? एक्सीलरेशन नहीं करेगा, वेलोसिटी नहीं करेगा, बताओ। एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फिर बोल रहा है कि और क्या बोली थी? एक्सीलरेशन बोली थी, वेलोसिटी बोली थी, और क्या बोली थी? मास, हाइट, हाइट बोली थी। तो हाइट तो जाएगा ऊपर, तो चेंज करेगा ही ना, ऊपर जितना ऊपर तक जाए हाइट तो बदल रहा है, यानी एक आपको कांस्टेंट हाइट तक जाता है फिर वहां से नीचे आ जाता है, ठीक। तो वो तो ही करेगा कि हाइट चेंज करेगा, हाइट चेंज करेगा एक कांस्टेंट, मतलब जहां तक वो जाएगा वहां तक बात। या फिर होगा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन दे रहा। एक क्वेश्चन है सर, यदि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो क्या चेंज नहीं होगा? उसका ऑप्शन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोशन, हाइट, गति। बताओ। गति तो चेंज होता है ना, एक समय में जाकर ऊपर जा होता है, गति शून्य हो जाता है, और फिर नीचे आएगा तो उसका मैक्सिमम हो जाएगा। इसमें आंसर तो एक्सीलरेशन होना चाहिए। चलो यहां पर लगाओ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ताजे पानी की मछली है? ये बताओ। ये 1 मिनट, मोशन भी है इसमें, ध्यान में रखना, मोशन है, वेलोसिटी है। ये पूछ रही है कि कौन सा चेंज नहीं होगा। अब दोनों में से आंसर पकड़ो कौन सा होगा, लगाओ। निम्नलिखित में से कौन सी ताजे पानी की मछली है? मोशन, वेलोसिटी दोनों अलग अलग होता है। मोशन जो होता है, वेलोसिटी दोनों अलग अलग, चाल वेग समझते हो ना, दोनों अलग अलग होता है। बताओ इसमें निम्नलिखित में से कौन सी ताजे पानी की मछली? रोहू, रोहू मछली तुम लोग खाते हो, ये ताजे पानी की मछली है। क्वेश्चन नंबर 8 लगाओ। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? ट्रांसफार्मर जो है इसका क्रोड किसका बना होता है, ये लगाना है तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 लगाओ। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? चलो अब हो गया, जितना रोना था तुम लोग रो लिए। अब क्वेश्चन लगाओ। सब लोग दिल फेंके इंसान है यहाँ पर, सबके दिल टूटले हैं। क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। ट्रांसफार्मर की क्रोड, ऐसा एक चीज चेंज ना होगा जो कि आपको स्केलर क्वांटिटी हो सकता है, ठीक। ट्रांसफर की क्रोड किसकी बनी होती है? ट्रांसफर की क्रोड होती है मृद लोहा से, मृद लोहा से होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए। क्वेश्चन जो होगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप व्हाट्सएप करना, ठीक। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर याद होगा। ट्रांसफर की क्रोड किसकी बनी होती है? ये मृद लोहा की बनी होती है, मृद मतलब मुलायम लोहा की बनी होती है। और आपको इसका आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। केसर एक सूखा भाग किसका है? केसर किसका सूखा भाग है? ध्यान से रखना, ये क्वेश्चन में मिस हो गया था। और केसर का जो सूखा वाला भाग होता है स्टिग्मा, और वो जो खाया जाता है उसे कहा जाता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? डी हो जाएगा। केसर, जफराना, अब पता होना चाहिए। सर एग्जाम डेट को लेकर क्या अपडेट है? कोई अपडेट ना है, उसी डेट में मानो। चलो चलो क्वेश्चन लगाओ, बदमाशी नहीं। 10 लगाओ। सौर मंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार और घनत्व से पृथ्वी के लगभग समान होता है? सौर मंडल का कौन सा ग्रह होता है द्रव्यमान, आकार और घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान होता है? बताओ। पृथ्वी के लगभग जो समान हो जाता है ये कौन सा है? सौर मंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार एवं घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान होता है? ये लगाना है। शुक्र, शनि, मंगल, प्लूटो। तो पृथ्वी के समान कौन होता है? क्या बोल रहा है? ग्रह द्रव्यमान में भी और आकार और घनत्व में भी पृथ्वी के समान होगा। द्रव्यमान, आकार, घनत्व दोनों में समान होता है। पृथ्वी के जुड़वा बहन शुक्र, पृथ्वी के जुड़वा बहन कहा जाता है। भोर के तारा, सांझ के तारा और संदर्भ के देवता, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, किसी भी इसका उपग्रह नहीं है, ये शुक्र को कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर जो होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है बताना है। सो अंगूर में जो अम्ल पाया जाता है ये टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। इमली में भी टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप मतलब होते हैं प्लांट वाला हार्मोन। पादप हार्मोन जो होते हैं उसे कहा जाता है प्लांट वाला हार्मोन। तो निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन सा हो जाएगा? जिब्रेलिन जो होता है ये पादप हार्मोन होता है। बाकी इंसुलिन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन ये जो होता है ये सब आपको क्या होता है? जंतु वाला हार्मोन होता है। क्वेश्चन 13 देखो। निम्नलिखित में से कौन सी घटना निर्गत करती है कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है? प्रकाश क्या होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है।
ये कौन सी प्रक्रिया बताता है? और ध्वनि जो होता है अनुदैर्ध्य प्रकृति का होता है। सो प्रकाश में क्या होता है? पोलराइजेशन होता है। प्रकाश में क्या होता है? पोलराइजेशन होता है। लाइट का पोलराइजेशन होता है यानी ध्रुवण होता है, लेकिन ध्वनि में नहीं होता है। इसे याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। इसे यही बताता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है। सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन मिलता है? सूरज के प्रकाश जब आता है तो उसमें कौन सी विटामिन मिलता है, ये बताना है। लगाओ क्वेश्चन। सर मैं बहुत गरीब हूं, मैं आपका क्लास गेहूं बेच कर करता हूं। अच्छे, मिलने आना। मैं भी तुम लोगों जैसे इंसान से जरूर मिलना पसंद करूंगा, वैसे ही इंसान से जो कि लगता है कि सही में मेहनत किए हैं और उनका जाना चाहिए सबके पास आवाज। सूरज के प्रकाश में हमें कौन सी विटामिन मिलता है? सूरज के प्रकाश में हमें जो विटामिन मिलता है विटामिन डी, कैल्सीफिरोल मिलता है। कैल्सीफिरोल आप जानते हैं हड्डी के लिए जरूरी होता है। तुम्हारे जो हड्डी जो आपको होता है ना, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन बी1 को थायमीन बोला जाता है, बेरी रोग हो सकता है इसकी कमी से। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? आपको स्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है। विटामिन ए का नाम है आपको रेटिनोल नाम है, इसकी कमी से रतौंधी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के संबंधित नहीं है? बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के संबंधित नहीं है। आपको बताओ इसमें कौन होगा? राइबोफ्लोविन बोला जाता है विटामिन बी12 को, बी2 को माफ करना, बी2 को। फोलिक अम्ल बोला जाता है विटामिन बी11 को, और बी9 को भी। फोलिक अम्ल जो भाग होता है बी9 वो फोलिक अम्ल का ही भाग होता है, ठीक। तो आम भाषा में बी9 को भी आप लोग फोलिक अम्ल बोल देते हैं, जबकि अलग है। बी11 अलग है। वैसे बी9 ही असल में फोलिक अम्ल होगा, लेकिन ये जो भाग होता है बी11 में भी होता है, इसीलिए दोनों को आम भाषा में फोलिक अम्ल बोला जाता है। थायमीन कहा जाता है विटामिन बी1 को, रेडिनोल बोला जाता है विटामिन ए को। ये जो हो जाएगा ये आपको अलग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16। वह कौन सा प्रथम भारतीय है जिसने पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमना बताया? कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूम रही है। वो प्रथम भारतीय का नाम बताना है जिसने बताया था कि पृथ्वी क्या है, अपनी धुरी पर घूम रही है। ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 लगाइए। टेंशन मत लो एग्जाम के लेकर, एग्जाम के लेकर टेंशन लोगे दिक्कत हो जाएगा। ये बताए थे आर्यभट्ट। कौन बताए थे? आर्यभट्ट बताए थे। जीरो की खोज आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। टेटिनस बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? टेटनस जो बीमारी होती है निम्नलिखित में से किसके कारण होती है बताना है। टेटनस जो बीमारी होती है जिसे धनुष कंटार रोग भी बोला जाता है। टेटनस जो बीमारी होती है किसके कारण? चलो क्वेश्चन लगाओ। किसी को टेंशन नहीं होना चाहिए। चलो चलो, अरे फिर दोस्त क्वेश्चन लगा दो। जिंदगी भर प्यारे के चक्कर में पड़े रहो, बर्बाद हो जाओगे। जो टेटनस बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? जीवाणु जनित बीमारी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। पृथ्वी की सतह पर आमतौर पर दो तत्व पाए जाते हैं, वो कौन सा है? पृथ्वी की सतह पर आमतौर पर दो तत्व पाए जाते हैं, उसका नाम बताना है। दोनों तत्व का नाम बताइए। पृथ्वी पर आमतौर पर दो तत्व पाए जाते हैं, इस दोनों तत्व का नाम बताइए। क्वेश्चन बताइए इसका। तो पृथ्वी की सतह पर आमतौर पर दो तत्व पाए जाते हैं और इसका नाम क्या है? ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ऑक्सीजन लगभग 46% के करीब, सिलिकॉन 27 से 28%। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। ये दोनों तत्व है। अगर यही धातु पूछता सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो धातु में पाए जाते हैं एल्यूमिनियम लगभग 8% और आपको आयरन लगभग 5% पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा है कि जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन एक बार परिवर्तन हो जाने के बाद मूल अवस्था में नहीं आ सकता। तो ये हो जाएगा वायु में मैग्नीशियम के तार को जलना। वायु में मैग्नीशियम के तार को जलना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देख लो। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, बताना है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है ये बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? बैरोमीटर द्वारा, ठीक। एकाएक पटांक अगर गिरता है बैरोमीटर का तो तूफान आने की संभावना होता है। क्वेश्चन 21 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ऊर्जा का नहीं है? मात्रक यानी यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं है ये, कि कौन सी इसमें आपको ऊर्जा के मात्रक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका तुम्हारा वाट। वाट क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है। क्या होता है? पावर का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट। जूल, वाट घंटा, किलोवाट घंटा, ये सभी क्या होता है? आपको मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। अब यहां पर देख लो, ये जो किलोवाट घंटा है इसमें क्या होता है? 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है, इसे भी याद रखिएगा। तो ये भी क्या है? आपको ऊर्जा का मात्रक है। वाट घंटा, वाट सेकेंड, वाट मिनट, जो वाट के बाद अगर कोई भी समय से गुणा हो जाता है वो ऊर्जा में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। ये देख लो।
मसूड़े से खून निकलना निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है? मसूड़े से खून निकलने लगता है तुम्हारे किस विटामिन के कारण? तो ये अस्कॉर्बिक अम्ल। अस्कॉर्बिक अम्ल किसे कहा जाता है? विटामिन सी कहा जाता है। विटामिन सी होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। सबसे अधिक किसमें मिलता है? आंवला मिलता है। ये भी याद रखिएगा। विटामिन के की कमी से क्या होता है? फिलोक्विनिन इसको बोला जाता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? खून थक्का नहीं जाता है, यानी ब्लड क्लोटिंग में कौन उत्तरदायी होता है? विटामिन के। क्वेश्चन 22 देख लो। फलेरिया रोग का कारण क्या है? फलेरिया रोग को हाथी पांव रोग कहा जाता है। पौवा तुम्हारा फूल जाता है। फलेरिया रोग में क्या हो जाएगा? पांव तुम्हारा हाथी जैसा फूल जाता है। ये बताओ फलेरिया रोग का कारण क्या है? लगाइए क्वेश्चन। हाँ चलो, हंसे ना, अब लगाओ क्वेश्चन। बहुत रो लिए, अब लगाओ क्वेश्चन बढ़िया से। क्या होता है इसमें? गोल कृमि। गोल कृमि होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24। फूल गोभी है एक। फूल गोभी है एक। क्या है फूल गोभी? बताओ। फूल गोभी के कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो फूल गोभी का हम लोग क्या खाते हैं? बताओ। फूल गोभी का हम लोग क्या खाते हैं? पुष्पक्रम खाते हैं। क्या खाते हैं? पुष्पक्रम खाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फूल गोभी का हम क्या खाते हैं भैया? पुष्पक्रम खाते हैं। आगे देख लो क्वेश्चन। ये देखो, हीलियम के नाभिक में होते हैं। हीलियम के जो नाभिक होता है ये कैसा होता है? तो अल्फा कण जैसा होता है। और हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? हीलियम के प्रोटॉन, आपको हीलियम जो होता है उसकी परमाणु संख्या क्या होता है? 2 होता है। और आपको द्रव्यमान संख्या क्या होता है? 4 होता है। तो ये देख सकते हो हीलियम के नाभिक में क्या होंगे? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? बताना है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग लगाओ आंसर। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या होता है? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या होता है? ये होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे बोला जाता है। ये सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है भैया। ये सीपीयू का होता है, कंप्यूटर के दिमाग होता है। सी हो जाएगा इसके आंसर। क्वेश्चन 27 देख लो। ये देखो, लगाओ यहां पर। पानी से भरे डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। पानी से भरे डाट लगी बोतल जमने पर क्या हो जाती है? टूट जाती है। आखिर क्यों टूट जाती है? इसका क्या कारण है? तो पानी से भरी डाट लगी बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जब जमता है तो उसका आयतन बढ़ने लगता है। जमने पर क्या होता है? बढ़ने लगता है। जमने पर जल का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जल के आयतन क्या होता है? जमने पर बढ़ जाता है। इसे याद रखिए। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मतलब आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 देख लो। जब 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाता है तो क्या होगा? लगाओ क्वेश्चन, मैं देखता हूं तुम लोग आंसर क्या लगा रहे हो। ठीक, चलो आंसर लगाओ। सभी लोग इसका आंसर लगाएगा। सभी लोग। दिल में रहता हूं दिमाग में नहीं। कहां है? आज बात है। दिल में कहां रहते हो, दिमाग में कहां नहीं रहते हो? लगाओ क्वेश्चन आंसर। कौन डी लगा रहा है? विंध्याचल कुमार डी लगा रहे हैं। अनीशा गुप्ता डी लगा रही है। और कौन डी लगाया है? महेश कुमार बनवाल एनसीईआरटी बुक सर पढ़ाइए। ओके ओके गबर सिंह, पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करियो। डी लगा रहा है शिवम प्रकाश जहानाबादी। डी वाले रिवीजन कर लो बढ़िया से। आनंद सागर भी डी लगा रहा है। बुड़बक उठा के तुमको फेंक दिया जाएगा नहर में। डी लगा रहे हो, सबका देखा देखी। क्या हो जाएगा इसके आंसर? जब 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पूछ रहा है रे बुड़बक। आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन कम होता है, यानी सबसे कम। तो 0 से अगर 4 की तरफ जाओगे तो क्या होगा? 0 से 4 की तरफ जाओगे तो 4 तो आते ही क्या हो जाता है? सबसे कम हो जाएगा। यानी पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? पहले कम होगा, पहले घटेगा। और जैसे ही 4 डिग्री से आपको ऊपर जाएगा, 4 डिग्री से ऊपर होगा तो फिर देखोगे क्या होगा? बढ़ने लगता है। यह आयतन बढ़ने लगता है। सबसे कम आयतन जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है कम आयतन, और घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ये भी पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। 2 समानांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब की संख्या कितना बनेगा? बताओ। लगाओ क्वेश्चन। सर हम डेंसिटी सोच लिए थे, और जो लिखा है पहले वो देख लो। सोचो मत अपने मन से। सोचने के लिए तो उल बुल कुछ भी तुम लोग सोच लेते हो। क्वेश्चन 28 लगाओ। खांसी हो गया है जी, खांसी हो गया है। चलो लगाओ क्वेश्चन। कहां आ गया जी? क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। क्वेश्चन नंबर 29 से लगाओ यहां से। जब 2 समानांतर दर्पण के बीच में कोई वस्तु रखी जाती है, 2 समानांतर दर्पण उसके बीच में कोई वस्तु रखी जाएगी तो क्या होगा? अनंत प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 30 देख लो।
यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है, अगर कोई लेंस है उसमें देखोगे तो अक्षर का आकार छोटा दिखाई देगा, तो अक्षर का आकार जो छोटा दिखाई देगा तो को छोटा दिखाई देगा। लेंस में को छोटा दिखाई देता है तो अवतल का दिखाई देता है, अवतल क्या करता है, छोटा दिखाई दे देता है, छोटा बना देता है प्रतिबिंब, ठीक ना। और वहीं क्या करता है, उत्तल बड़ा बना देता है, बड़ा। आवर्धक लेंस पूछे तो कौन होगा, उत्तल लेंस होगा, और छोटा करने वाला लेंस कौन होगा, अवतल लेंस होगा। तो ये पूछ रहा है छोटा कौन दिखाई देगा, ये हो जाएगा डी, डी आंसर हो जाएगा, मतलब 30 का आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, डी। क्वेश्चन 31 देख लो। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सो ये कौन सा सिद्धांत पर काम करता है, फैराडे के नियम पर। किसके सिद्धांत पर, फैराडे के नियम पर, सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो। एक लड़का झूले पर बैठकर झूला झूल रहा है, यदि लड़का झूले पर खड़ा हो जाए तो प्रदोल काल क्या होगा, ये बताओ। एक लड़का झूले पर बैठकर झूला झूल रहा है, ठीक। एक लड़की सामने दिखाई, लड़का स्टंट करने के लिए झूले पर खड़ा हो गया, झूले पर खड़ा हो गया। सो प्रदोल काल क्या होगा, यानी टाइम पीरियड क्या होगा। सो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रूट में LYG, यही ना होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। एक लड़का झूले पर बैठकर झूला झूल रहा था, झूला झूल रहा था, पांव नीचे था उसका, लंबा था, ये देखोगे L जो हो जाता था, ये पांव इसका नीचे था तो लंबा था, अब ये पांव सिमिट लिया तो ये छोटा हो गया, L छोटा हुआ, यानी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यहां पर कम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर A हो जाएगा, 32 का आंसर A हो जाएगा। फिर लगा रहा है सब भी, उलू बुलू कुछ लगाने लगता है जी, है। कुछ भी, मतलब जो आया मारने लगो, धाए 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 धाए, आंसर बस देना है, समझना ना है। कुछ भी उल बुल कुछ भी लगाते रहो। क्वेश्चन नंबर 33 देख लो। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में उतार चढ़ाव, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में उतार चढ़ाव, जैसे ट्रेन जब आता है तुम्हारे सामने से तो बड़ा आवाज सुनाई देता है, जैसे दूर जाता है कम सुनाई देता है, या दोनों जब आएंगे सामने से तो ज्यादा आवाज सुनाई देगा, जब दूर जाएंगे तो कम सुनाई देगा, यही तो कहलाता है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव होता है ध्वनि के स्रोत में उतार चढ़ाव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखो। हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बना होता है, लगाइए हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस। अभी तक आपका 10 मॉक टेस्ट, 9 गो मॉक टेस्ट का 9वां मॉक टेस्ट का सोल्यूशन हुआ है, तो 10 गो मॉक टेस्ट का कहां से सोल्यूशन हो जाएगा बुड़बक। हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बनाते हैं, हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बनता है। सो हाइड्रोजन परमाणु है, मान लो ये हाइड्रोजन है परमाणु है, इसका न्यूक्लियस है ये। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखते बबुआ लोग तो लोग आंसर क्या लगाते हो, गलती लगाओगे तो फेंक देंगे ले जाकर नहरिया में, ठीक ना। चलो ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक प्रोटॉन लगा रही है सुप्रिया यादव, आज हम थोड़ा बताते हैं, ठीक ना। एक प्रोटॉन, आज तक एप का मॉक टेस्ट 10 का सोल्यूशन, आज 9 हुआ है, आज 9 हुआ है, 10 कल होगा। माही ऊपर मत देखो। एक प्रोटॉन, सर ऑप्टिक्स में ये मिरर वाला क्वेश्चन नहीं समझ आता, ऑब्जेक्ट का रखेंगे तो समझ कहां बनेगा, प्लीज बता दीजिए। ठीक है, अरे अभी तुम लोगों का 3 मैराथन बाकी है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, उसमें सारा का सारा तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, चिंता मत करो। बहुत ही अच्छा तरीका से पीडीएफ तुम्ही लोगों को मिलता है, पेडे ग्रुप में मिलता है पीडीएफ। सो पीडीएफ ऐप वालों को मिलता है, और आपको एप्लीकेशन पर जो जाएगा वीडियो ये, और आपको पीडीएफ भी जाएगा, यानी ऐप वालों को मिलता है और तुम लोगों को पीडीएफ मिलता है, उसे निकलवा लिया करो, ठीक। चलो अब चलते हैं, चलो बढ़िया अच्छा है। चलो अब चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्या होगा, ये हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस बनता है एक प्रोटॉन से, एक प्रोटॉन तो नहीं, एक प्रोटॉन से सिर्फ बनता है। क्या होता है, एक प्रोटॉन से बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ए हो जाएगा, सिर्फ एक प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 होता है, आप लोग जानते हैं, और हाइड्रोजन का आपको जो होता है सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, परमाणु द्रव्यमान भी एक ही होता है। इसका आंसर क्या होता है, एक प्रोटॉन से मिलकर बनता है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यही होगा सर जी, एकदम सर जी सही सही बोल रहे हैं। देखो सब लोग तुमरे देख लो, तुम सामने हो ना, सब लोग बी लगा रहा था, देखो अभी भी देखो बहुत लोग बी लगा रहा है, आए बुड़बक सब है, फलतुआ में आंसर गलती कर देता है, अपन थोड़ा से डांट देते हैं। तो सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है, सोडियम जो धातु है इसको किस में डुबा कर रखा जाता है, तो आपको किरोसिन के तेल में। कहां डुबाया जाता है, किरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 36 देख लो। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि उसमें उपस्थित होते हैं, पत्ती का रंग हरा होता है क्योंकि उसमें क्या उपस्थित होते हैं, पत्ती का रंग हरा होता है, हरा होता है क्योंकि उसमें क्या उपस्थित रहते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरा होता है, और क्लोरोफिल में क्या उपस्थित होता है, मैग्नीशियम, तो यह क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, यानी आयरन होता है, आयरन। आगे चलते हैं,
37 देख लो। AK-47 का आविष्कार किसने किया था? AK-47 का आविष्कार किसने किया था बताओ? AK-47 का आविष्कार किसने किया था? AK-47 का जब देखे होगे तुम लोग कि जब KGF मूवी देखते होगे तो वो गया था बंदूक खरीदने के लिए, बंदूक खरीदने के लिए गया था। इंदिरा गांधी का राज का वो सब सीन दिखा रहा था। आपको जानते हैं सोना वाला जो भी कोलार का दिखा रहा था, कर्नाटक वाला। अब वो देखोगे कि जाता है KGF में और संजय दत्त नीचे रहता है, और सब नीचे रहता है और जाता है तो वो तानता है बंदूक, तो ऊपर से ऐसे इशारा करता है तो देखोगे कि पूरा गाड़ी से एकदम बंदूक निकाल कर सब तान देता है। ठीक ना? देखते हो लड़ैया में उस समय कौन बोलता है, कौन सा बंदूक लेकर आया रहता है? कलानसिको, कलानसिको ना बोलता है, कलानसिको तो बोलता है तो एकदम धा 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 पूरा एकदम बिजोड़, तो वही होता है। मिखाइल कलानसिको जो है यही AK-47 का आविष्कार किए थे। अगर तुम लोगों को भी समय मिले तो इस मूवी को देख लेना, वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, हॉलीवुड का मूवी है, बहुत मजा आता है देखने में। मिखाइल है सर। सदिश राशि और अदिश इसी में समझ में नहीं आता है। सदिश राशि देखो प्रेम कुमार यादव, सदिश राशि अदिश राशि जिसे कहा जाता है। देखो अब ये तुम समझना चाहोगे कि इसको एकदम बारीकी से समझाया जाए, जो चीज तुम सोच रहे हो तो वो चीज देखो अब मैं समझाने की पूरी सिंपल कोशिश करूंगा। अब ये समझ लो, बात खत्म करो। छोटा से यहां पर देख लो, देखो कोई भी चीज होता है ना मात्रक प्रणाली में, अब देखो कोई भी चीज होता है उसको दो चीज चाहिए। ठीक, यानी मान लो यहां पर बेग हो गया, बेग 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 है, इसका एक तो मैग्नीट्यूड होगा, होगा ना, कितना मतलब मैग्नीट्यूड कहने का मतलब मात्रा होगा। ठीक, यानी कितना मैग्नीट्यूड होगा, और साथ में इसका डायरेक्शन होगा, दिशा होगा। तो जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है उसे कहा जाता है सदिश राशि। ठीक, यानी वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है कि क्या वेक्टर, मतलब डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड बोथ होना चाहिए, ये हो जाएगा। और यही देखोगे क्या होता है, यहां पर चाल होता है। चाल जो होता है ये सेम होता है, लेकिन इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, नॉट की डायरेक्शन चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। सो जिसमें दिशा नहीं चाहिए होता वो अदिश होता है। अब कहोगे सर जी ये पता कैसे चलेगा? पता चलेगा जब फिजिक्स का सभी चैप्टर तुम पढ़ोगे, ऐसे ना पता चलेगा। इसका एक नियम ये नहीं कि तुमको बता दिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है तो तुम बोलोगे सर जी सदिश होता है, तो ऐसे पता कोई कहेगा सर जी अदिश होता है, ऐसे ना पता चलेगा। जब तुम चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकत्व के बारे में पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका डायरेक्शन की जरूरत है या नहीं है। सिंपल में तो 9 क्लास के जो भी बुक पढ़ते हो वो तो कर लोगे, लेकिन जैसे ही 10th के ऊपर जाओगे उसमें आपको वो चैप्टर पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इसको पता करने का कोई ट्रिक है सर जी लास्ट में बेग लगे रहेगा, समवेग लगे रहेगा, ये तो छोटा मोटा ट्रिक है ना। इससे भी बढ़कर तो आपको होता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ये तो छोटा मोटा चीज है। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन देखो, टेबल साल्ट का रासायनिक रूप क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 38 लगाओ, टेबल साल्ट का। मेरा मॉक टेस्ट में 5 आता है डेली, क्या करूं? सर बायोलॉजी वाला पीडीएफ, बायोलॉजी वाला पीडीएफ अभी तक तुमको, बायोलॉजी वाला पीडीएफ, बायोलॉजी अभी कहां खत्म कराए? अभी साइंस पूरा खत्म कराए हैं, बायोलॉजी कहां खत्म कराए जी? अच्छा बायोलॉजी का फुल मॉक टेस्ट का, बायोलॉजी का फुल मॉक टेस्ट का तुम लोगों को नहीं मिला है पीडीएफ? तो गया है, टेस्ट देने के लिए नहीं डाले थे। टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है? टेबल साल्ट का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। अरे नमक तुम्हारा जो है वो सोडियम क्लोराइड होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन 39 देख लो, स्तनपायी जीवों में स्तनपायी जीवों में निषेचन कहां होता है? स्तनपायी जीवों में जो निषेचन होता है ये कहां पर होता है? तो स्तनपायी जीवों में जो निषेचन होता है ये कहां पर होता है बताना है आप लोगों को, ठीक ना? तो स्तनपायी जीवों में जो निषेचन होता है ये कहां पर होता है बताओ? ये आपको होता है जो ये फिलोपियन ट्यूब में होता है। कहां पर होता है? यहां पर फिलोपियन ट्यूब होता है। यहां से आप देखोगे, यहां से आपको जो आपको शुक्राणु होगा, ये शुक्राणु ऐसे जाएगा और यहां पर जाता है, और यहां से आपको क्या होता है? ओभम होता है, ओभम। वहीं से क्या होता है? ओवरी जो होता है, ओवरी, वहीं से ओभम निकलता है और यहीं पर फिलोपियन ट्यूब होता है और यहीं पर इनको मिला जाता है। यानी यहां से आप देखोगे शुक्राणु जाएगा, ठीक, और फिर यहां पर जाकर आपको यहां पर मिलेगा और यहीं पर जाएगा। शुक्राणु तो करोड़ों की संख्या में जाते हैं, लेकिन एक ही शुक्राणु क्या होते हैं? अंडाणु एक से मिल जाते हैं, तो क्या हो जाता है? वही आपको फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और ये कहां पर होता है? फिलोपियन ट्यूब में होता है, यानी डिंब वाहिनी में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा, बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40, डायफ्राम किसमें सहायक होता है? डायफ्राम जो होता है ये किसमें सहायक होता है ये बताना है।
अरे हिंदी पढ़ाया जाएगा, मैं खुद ही हिंदी, अगर नहीं समय मिलेगा मैं खुद ही हिंदी पढ़ाऊंगा, चिंता काहे को करियो। चलो, डायफ्राम किस में होता है? डायफ्राम किसका भाग होता है? श्वसन का, श्वसन का होता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी होता है, डायफ्राम। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक होगी। मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा कहां होती है? सो मनुष्य के रुधिर में शर्करा यानी कि मीठा, तब जब तुम खाते हो भरथरिया, उसी के तुरंत बाद यानी कि भोजन के तुरंत बाद क्या होता है? शुगर की मात्रा शरीर में बढ़ता है, यानी कि शर्करा की मात्रा बढ़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 42 देख लो, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक जो आवर्त सारणी है जो मोसले ने तैयार किया है, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने तैयार किया है, और ये किसके फलन तैयार किया है? परमाणु संख्या, परमाणु भार नहीं, सॉरी, यहां पर देखो परमाणु संख्या, यानी परमाणु संख्या के फलन में तैयार किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी। और मेंडलीफ वाला आवर्त सारणी जो था वो आपको परमाणु भार के फलन में था। क्वेश्चन 43 देख लीजिए, कंप्यूटर के डाटा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटा मात्रक, और ये मात्र दो बाइनरी यूनिट होता है, 0 और 1, 0 और 1 होता है, और ये कंप्यूटर डाटा के सबसे छोटा है। हिस्ट्री का, अरे हिस्ट्री का टेस्ट लेंगे, पहले आपको लगभग 200-250 क्वेश्चन या 300 क्वेश्चन का पॉलिटी का ले लेते हैं, पॉलिटी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का ले ही लिए हैं, और वैसे ही आपको मॉडर्न खत्म किए हैं। मैराथन आज तुम लोगों को मिल जाएगा, मैराथन का पीडीएफ मैं दे दूंगा, निकलवा लेना जिसको निकलवाना होगा। ठीक, तो कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो ये होता है तुम्हारा, क्या होता है बताओ? बाइट होता है कि बीट होता है? अरे गलती करते हो बार बार तुम लोग, यही दिक्कत है ना। बाइनरी नंबर बीट बनता है, 0 1 क्या मिलकर बनता है? बिट्स, बिट्स बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। और बिट्स मिलकर बनता है बाइट, 8 जो बिट्स मिलते हैं उससे बनता है बाइट। क्वेश्चन नंबर 44 देख लो, निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता किसका अधिकतम योगदान है? निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल में कौन सा सबसे अधिक पाया जाएगा? सो सोडियम क्लोराइड पाया जाएगा। हलवा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, NaCl हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लो, आजकल सड़क रोशनी में पीले लैंप की बहुतायत में प्रयोग होती है। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? इन लैंपों में सबसे, आप लोग शादी होता है ना, शादी में देखे हो गन्ना बनता है, गन्ना बनने से पहले मिलाया जाता है, जन्म कुंडली मिलाया जाता है। तो आप लोग पूछोगे अपने घर में, जानते हो नहीं जानते हो? तो एक होता है कि किस प्रवृत्ति का, माने लड़का राक्षस है, लड़की राक्षसी है, लड़की राक्षसी है, लड़का राक्षस है, ये देखा जाता है। ठीक ना, एक देवता भी देखा जाता है, कुल देवता देखा जाता है। ठीक, यानी लड़का राक्षस है और लड़की राक्षसी है तो नहीं शादी कराया जा सकता है। यानी कि देव है और एक राक्षस है, मतलब एक देव होते हैं मतलब कि, और एक राक्षस होते हैं, तो दोनों कराया जा सकता है, लेकिन दोनों देव दो को नहीं शादी कराया जा सकता है। ये तुम लोगों को अभी मतलब ये चीज लग रहा होगा धार्मिक चीज था, ये धार्मिक, ये चीज बहुत पहले से चला आ रहा है ना, वैदिक कालीन से चला आ रहा है, मतलब कि वैदिक कालीन से चला आ रहा है। ठीक ना, ये आप ब्याह शादी में देखोगे, अपने पापा मम्मी से सुनोगे तो गणना जब बनने जाता है, आप देखोगे जनकुंडली दिखाया जाता है, तो ना बोला जाता है कि लड़की का 3600 का 3600 गुड़ मिल गया, हई गुड़ मिल गया, हो गुड़ मिल गया, 16 गुड़ मिल गया। ये देखोगे, ये जो कहा जाता है वो प्रवृत्ति होता है। वैसे ही देखोगे दुनिया का कोई भी तत्व जब आपको ये आपको करता है, बनाता है बॉन्ड, ये इलेक्ट्रो आपको मैग्नेट इलेक्ट्रो वाला, तो आप देखोगे उसमें पॉजिटिव होता है। देखो NaCl, Na क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और Cl क्या होता है? माइनस होता है। देख लो इसमें जो बना है ये सीधे पॉजिटिव होता है, सीधे नेगेटिव होता है, दोनों मिलकर बनता है। ठीक, सोडियम क्या होता है भाई? सोडियम क्या करता है? सोडियम को देखोगे कहां रखा जाता है? किरोसिन के तेल में, बहुत विस्फोटक होता है। कहां रखा जाता है? किरोसिन के तेल में। वही क्लोरीन देख लो, क्लोरीन का इस्तेमाल कहां होता है भाई? तो पानी में होता है। पानी में क्या होता है? जीवाणु को मिटाने के लिए। कहां होता है? ठंडा के लिए। कहां होता है? ठंडा के लिए। कहां? आपको फ्रियोन में होता है, फ्लूओन में होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पड़े हो ना, उसमें होता है। कहां पर? तो क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। एक तो गर्म आप देखो खतरनाक है, एक उड़ाने वाला है और एक ठंडा करने वाला है, दोनों को मिलता है। तो जो दो अपोजिट अगर मिलते हैं ना तो वो कुछ बहुत दूर तक जाते हैं। ये तुम्हारा आज ही नहीं, बहुत पहले से सिद्ध हो चुका है, दो अपोजिट मिलते हैं तो। ठीक, या ना कि तुम्हारे सोच भी वही है, उसका भी सोच वही है, दिक्कत हो जाएगा ना। तुम भी सोच रहे हो इमली खाने का, वो भी सोच रहा है इमली खाने का, तुम भी सोच रहे हो आम खाने का, वो भी सोच रहे हो। घर में काली गुठलिए दिखाई देगा इमली और आम का। अब तुम सोचो आम खाने के लिए, सामने वाला सोचे पकड़ी खाने के लिए। ठीक, तो वो चीज अच्छा लगता है। कृत्रिम उपग्रह विद्युत ऊर्जा का क्या होता है? स्रोत क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह के विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, बताना है, लगाइए। हाँ, बायोलॉजी का मैराथन वाला पीडीएफ पहले दीजिए पेड ग्रुप में। बायोलॉजी का मैराथन कहाँ हुआ है जी? पेड ग्रुप में दे दे। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका मैराथन हुआ कहाँ है अभी? चलो, सोडियम जो आपको कृत्रिम उपग्रह होता है उसमें सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, सौर सेल के रूप में। क्या होता है? सौर सेल में सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, और चालक है। क्वेश्चन 47 देख लो, निम्नलिखित में से किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है?
कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, ये किस प्रकार के कोयले में? लगाओ। एकदम मैराथन का रिवीजन करते रहो, बहुत हो जाएगा, ठीक ना, चिंता मत करियो। चलो आगे चलते हैं। ये क्या होगा? निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है? एंथ्रेसाइट में। 90 से 92% एंथ्रेसाइट में होता है, सबसे अधिक पाया जाता है कार्बन की मात्रा। क्वेश्चन 48 देख लो, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु यानी वायरस जनित बीमारी है? वायरस के कारण होने वाली बीमारी कौन है? टाइफाइड में बिडाल टेस्ट किया जाता है, टीबी तो नहीं होगा, हैजा नहीं होगा, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस बी के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है, हेपेटाइटिस सी जो होता है, बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है, लीवर को प्रभावित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। हेपेटाइटिस जो होने वाला है वायरस जनित बीमारी है, बाकी टाइफाइड, टीबी, हैजा जो होता है जीवाणु जनित बीमारी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 का डी। क्वेश्चन 49 देख लो, नागासाकी पर गिराए गए बम में किसका प्रयोग किया गया था? सबसे पहले हिरोशिमा पर गिराया गया था बम, लिटिल बॉय, और वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। फिर नागासाकी पर बम गिराया गया जिसका नाम था फैटमन, और उसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। किसका किया गया था? प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। और ये जो गिराया गया था ये 6 अगस्त को गिराया गया था, हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, ठीक। और फिर ये देखोगे ये कि अब गिराया गया था प्लूटोनियम का, ये 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। इसका क्या नाम था? फैटमैन नाम था। और ये कहां गिराया गया था? ये नागासाकी पर गिराया गया था। इसमें कहां पर देखोगे? प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? कौन सा भौतिक परिवर्तन है? साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन? लगाओ, कौन सा? हाँ, 200 कराए हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। अब तुम्हारा जीके का टेस्ट कल से स्टार्ट होगा, यानी कि आपको जितना भी हो सके मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अटेंड कराने की कोशिश करूंगा। पॉलिटी का, इकोनॉमी का, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, मिसलिनियस का, ये हो जाएगा टेस्ट तुम्हारा खत्म। यानी कि आने वाले समय में निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन यहां पर हो जाएगा तुम्हारा पानी का जमना। पानी का जमना जो होता है भौतिक परिवर्तन होता है। चलो खत्म हुआ। बताओ 50 में से कितना स्कोर तुम लोग का साइंस का हुआ यहां पर? और आपको मैं यहां पर जीके निकाल रहा हूं। सर एक क्वेश्चन है, H2O ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक इन नेचर, वाई? अरे जब एसिड और बेस मिलता है ना तो जाकर लवण और जल का निर्माण होता है, ठीक, इसलिए ना होता है। चलो आगे। और वो इसलिए उतना डिग्री टेम्परेचर पर उबलता है ना क्योंकि पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, पानी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण देखोगे कि जल्दी नहीं आपको वो बॉन्ड टूटता है, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है। वही पेट्रोल यूट्रोल में नहीं होता है। आगे देखते हैं। कुछ कहाँ गया भाई? चलो जीके का निकालो, बैठ जाओ। सैतालीस सही हुआ गुरुजी। एनसीईआरटी वन लाइनर क्वेश्चन गुरुजी कब से शुरू कीजिएगा? जल्दी शुरू होगा। सर मेरा बहुत कम नंबर आता है। रिवीजन करो, रिवीजन करते रहो, लड़के सबका तो ऐसे ही रिजल्ट हो जाएगा, बस रिवीजन करते रह जाएगी तो। चलो क्वेश्चन लगाओ यहां से। क्या हुआ? क्वेश्चन लगाओ यहां पर। ये देखोगे ये मॉक टेस्ट 3 का आपका सोल्यूशन है, मॉक टेस्ट 3 का सोल्यूशन है जीके वाला। और इसमें आपको बताना है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, झट झट क्वेश्चन लगाओ, ज्यादा समय नहीं है। और यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाइए, ये सबसे पहला क्वेश्चन लगाओ। सबसे पहला क्वेश्चन लगाओ। चलो स्कोर देख लिए तुम लोगों का।
क्या हुआ? चार्ज पंचम। चलो देखो यहां पर आंसर लगाओ। बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया जाता है? बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया जाता है ये बताओ। बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया था? तो जब दिल्ली दरबार लगा था, यानी तृतीय जल दिल्ली दरबार लगा था, यानी 1911 में। और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा कब किया गया था? 1905 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके समय पारित हुआ था? पूर्ण स्वाधीनता या स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके लिए पारित हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये जो पारित हुआ था किसके समय पारित हुआ था? ये जो पारित हुआ था पूर्ण स्वतंत्रता, वो जवाहरलाल नेहरू थे, और उस समय जो था लॉर्ड इरविन था। और कौन सा अधिवेशन हुआ था? 1929, माफ करना, 1929 के लाहौर अधिवेशन हुआ था, आपको पता होना चाहिए। और ये आपको लास्ट दिन जो 1929 के लास्ट दिन जो था, यानी 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर आप देखोगे कि झंडा फहराए थे। सबसे पहले स्वाधीनता मनाए थे कौन? तो वो मनाए थे आपको जवाहरलाल नेहरू, और उस समय कौन था? ये लॉर्ड इरविन था। तो 2 के आंसर क्या लगा लोगे? 2 के आंसर क्या लगा लोगे? लॉर्ड इरविन। और इरविन और गांधी जी के बीच समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। आगे देख लो, वास्को डिगामा समुद्री मार्ग की भारत कब आया था? वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था, और वो सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था 1498 में। 1498 में देखो, कालीकट बंदरगाह ये केरल में स्थित है, यहां पर सबसे पहले पहुंचा था। और जेमोरिन नामक राजा आए थे, यानी वहां के राजा को जेमोरिन कहा जाता है, वही स्वागत करने के लिए आए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? महावीर स्वामी हैं, वो जैन धर्म के सिद्धांत में कौन से सिद्धांत जोड़ दिए थे? लगाओ। सर आप पीडीएफ भेजे थे ना, देखे थे, मेरा उसमें बहुत कम नंबर आता है सर, आप वाला में मेरा अच्छा नंबर आता है। अरे तो जो पहले से दरोगा का क्वेश्चन बना कर रखा है और सिर्फ वही सेट कर तुम लोगों को भेज रहा है, उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा बताओ? उसमें वही ना होता है कि दिक्कत होता है। प्रेम कुमार, प्रेम कुमार क्या होता है? उसमें वही होता है। ठीक, देख लो, जैसे कि पहले से क्वेश्चन बना कर रखा हुआ था दरोगा का, कोई कहिए ना रहा था कि हम उसका तैयारी कराएंगे। आज जब देखा कि 21,000 बहाली आ गया, सब लोग पहले से जुटा कर रखे थे कि छोड़ो बिहार पुलिस की तैयारी कौन कराएगा, 12th पर आता है, रहने दो। और जब आ गया तुरंत दरोगा वाला सारा क्वेश्चन उठा कर मॉक टेस्ट में से डाल कर भेज दे रहे। वो दरोगा का कौन सा क्वेश्चन? मेंस का क्वेश्चन, पीटी का भी नहीं, भेज रहे। तो क्या होगा? लड़के सब क्या होंगे? दिमाग से क्या हो जाएंगे? प्रॉब्लम हो जाएगा ना, डेमोरलाइज हो जाएगा, अरे हमारा स्कोर नहीं अच्छा आ रहा है। उतना हार्ड क्वेश्चन पूछेगा। आए कभी पूछा है महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत जोड़ा? अच्छा उतना हार्ड क्वेश्चन पूछेगा, सब फेल हो जाएगा बहुते लोग। ये देख लो, महावीर स्वामी ने जैन धर्म सिद्धांत में कौन सा? तो 5वां सिद्धांत जोड़े थे, इसका नाम था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, इससे पहले अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ये सब सिद्धांत जोड़ा हुआ था। पहले से 4 सिद्धांत था, लेकिन ये 5वां सिद्धांत जोड़ गए थे, जैसे कि सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ये सब था, ब्रह्मचर्य ये जोड़ दिए थे। सुपर फास्ट कर रहे हैं। चलो आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा, सी। अच्छा सृष्टि ने एक क्वेश्चन पूछा, मुझे एक बताओ कि जो पानी होता है वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? बताओ। पानी होता है, पानी होता है, एसिड होगा या बेस होगा? बताओ। ऑप्शन 2 ही है। क्या होता है बताओ? पानी क्या होता है? लगाओ। फिजिकल हार्ड होगा, एग्जाम तो नॉर्मल रहेगा। हाँ एकदम सही बोले। पीडीएफ दे दिया जाएगा, टेलीग्राम पर डाल देंगे। उदासीन सब लगा रहा है। हाँ? पानी क्या होता है बताओ? देखो तुम लोग यहीं पढ़े हो हमेशा, पानी जो होता है ना थोड़ा से बेस की तरह काम करता है, थोड़ा से बेस की तरह एक्ट करता है, एक बात ध्यान में रखना। और थोड़ा सा एसिड की तरह भी कभी कभी एक्ट करता है। पानी में क्या होता है? पानी जो फॉर्मूला होता है आसान भाषा में समझ लो, इसमें भी वही होता है जो मैंने NaCl में बताया, यानी H2O। H2O होता है, यानी हाइड्रोजन क्या हो गया तुम्हारा? 2 गो। ऑक्सीजन कितना हो गया? 1 गो। हाइड्रोजन का क्या काम होता है? पूरे यूनिवर्स में देखो कि सबसे अधिक हाइड्रोजन होता है।
हाइड्रोजन का क्या काम होता है, खुद से सोचो क्या काम होता होगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन का क्या काम होता है, ऑक्सीकरण में काम होता है ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन जलाता है, ऑक्सीजन क्या करता है, जलाने में सहयोग करता है। और ये जब भी हम पढ़ते हैं आपको किसका, तो जब भी हम पढ़ते हैं जल का, तो जल क्या होता है, OH। OH कौन देता है, बेस देता है, बेस देता है। और H कौन देता है, H+ कौन देता है, ये देता है एसिड। कौन देगा, एसिड। आए तो OH जो होता है, OH होता है जो आपको बेस क्या देता है, OH आपको निर्गत करता है। और जो एसिड क्या देता है, आर्हेनियस के अनुसार ये हाइड्रोजन प्लस देता है। तो ये दोनों मिलते हैं OH- और H+, तभी तो आपको देखोगे H2O बनता है ना, H2O बनता है। और OH में क्या हो गया, OH हो गया बेस मान लो, क्योंकि बेस ही में निकलता है। और ये मान लो एसिड हो गया, एसिड हो गया। अब जो बेस एसिड दोनों मिलेगा तो ये निष्क्रिय हो जाता है, काम खत्म हो जाता है। लेकिन हकीकत ये देखोगे कि ये आपको थोड़ा एसिडिक के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा से, और थोड़ा बेस की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बात ध्यान में रखना, ऐसे तो बहुत सब लोग याद किए हो, सही याद किए हो कि ये उदासीन होता है, लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट बनाकर दे दे कि क्या इसका बेस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो एकदम किया जा सकता है। एसिड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, एकदम किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना। और इसमें इसीलिए आप देखोगे ये आपको क्या होता है कि ये इसका पीएच वैल्यू 7 हो जाता है, क्योंकि कट जाते हैं ना, OH कट जाएगा, H से कट जाएगा, बात खत्म। या आपको देखोगे इसमें अगर पूछे कि सबसे उबालने में पानी को 100 डिग्री पर क्यों उबाला जाता है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। आगे देखो, सूरत में अंग्रेजों को, तो समझ गए, अगर पूछे स्टेटमेंट बनाकर, जैसे बीपीएससी यूपीएससी पूछ सकता है, तो उसमें तुम लोगों को यह ना लगा देना है कि ना कभी ना बनेगा, कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, ठीक। अरे भेज दिया जाएगा भाई। चलो क्वेश्चन लगाओ। भूख लग रहा है तो तुमने को ही भूख लग रहा है, हमको ना लग रहा है। सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री खोलने की आज्ञा फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था। सूरत में क्या हुआ था कि अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने के लिए आज्ञा जो दिया था, फरमान जो जारी किया था, पहला मुगल सम्राट का नाम बताना है। जो आपको सूरत में दिया था, हॉपकिंस को क्या हो जाएगा, हॉपकिंस को ये हो जाएगा जहांगीर दिया था, यानी अकबर के बेटा हुआ जहांगीर दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर जहांगीर दे दिया था, हॉकिंस आया था ना उसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके समय कराया गया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण आप देखोगे किसके समय में कराया गया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था राजा राम प्रथम द्वारा। राजा राज प्रथम ने, देखोगे चोल वंश के शासक थे ये कराए थे, तो राजा राज प्रथम हो जाएंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहां पर 7, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। ये देखोगे मैंने पश्चिमी, आपको देखोगे क्षेत्र जो होगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से आक्रमण किया था। ये किसके समय आक्रमण किया था, आपको देखोगे इल्तुतमिश के समय में। किसके समय में, इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किया था। लगातार आक्रमण देखोगे आपको 1221 के समय में लगातार ये करते रहता है आक्रमण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश के समय में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। 8, भारतीय स्वशासन के प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ। भारतीय स्वशासन यानी आपको ग्राम स्तर पर शासन, यानी भारतीय स्वशासन कहने का मतलब कि भारतीय स्वशासन का प्रारंभ किसके काल में हुआ था। स्वशासन वो नहीं, सॉरी, ये देखो ये स्वशासन की बात कर रहा है। स्वशासन जो आया था ना, ये कौन लाए थे, स्वशासन के बारे में बात किए थे, ये आपको एनी बेसेंट, आपको बाल गंगाधर तिलक। तो स्थानीय स्वशासन प्रारंभ जो किया गया था, ये किसके समय में किया गया था, ये पूछ रहा है। देखो यहां पर 2 क्वेश्चन बनता है, ध्यान से ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो। यहां पर देखो स्थानीय स्वशासन, ध्यान में, स्थानीय स्वशासन मतलब क्या होता है, ये तुम्हारा कि जो वहां के लोग होंगे वो शासन करेंगे। ये कब होगा, ये तुम्हारा पंचायती राज अभी का पंचायती राज दिमाग में डाल लो, क्योंकि ऑप्शन में देखो लॉर्ड इरविन दे रहा है, लॉर्ड रिपन दे रहा है, लॉर्ड ऑफल दे रहा है, लॉर्ड कर्जन दे रहा है, कौनों से संबंधित नहीं है। जो वो आपको एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत किया था। तो स्थानीय स्वशासन क्या होगा, यही पंचायती राज हो जाएगा। और इसे कैसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। किसके में, आपको 1881-82 में लॉर्ड रिपन ने देखोगे स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया था। इसलिए भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता किसे कहा जाएगा, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। स्थानीय स्वशासन मतलब अभी के पंचायती राज, ग्राम पंचायत के बारे में बात कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा। और एक होता है होम रूल लीग आंदोलन।
होम रूल लीग आंदोलन भी क्या करता है, अब खुद के मतलब शासन की बात करता है, लेकिन सभी प्रकार के अधिकार की बात वो नहीं करता है। वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। तो होम रूल लीग में और स्थानीय स्वशासन में कंफ्यूजन मत करना। गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गांधी जी का प्रसिद्ध जो दांडी मार्च है ये कब से? तो 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च से, और कब तक चला था? 6 अप्रैल तक चला था, 6 अप्रैल तक चला था। कब चला था भैया? 1930 में चला था। ये 1930 में 24 दिनों तक चला था। ये देखोगे ये गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताओ, ये है सबने अवज्ञा, यानी कानून की अवज्ञा करेंगे, ठीक, यानी नमक कानून से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है ना, सी हो जाएगा। आप देखोगे 78 अनुयायियों के साथ आपको साबरमती आश्रम के डांडी की तरफ बढ़े थे महात्मा गांधी और जाकर वहां पर नमक कानून तोड़े थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूटा रहा? भारत के प्रसिद्ध जो मयूर सिंहासन है इसे कौन लूटा था, ये बताइए। भारत में सबसे पहले जो मयूर सिंहासन को, ये पूछ रहा, भारत में मयूर सिंहासन को कौन लूट कर लेकर गया? 1739 में देखोगे आता है एक राजा नादिर शाह, मोहम्मद शाह के समय में देखोगे, और इसे लूट कर ले जाता है कि वो कौन? तो मयूर सिंहासन को, ठीक। आगे इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन का नाम है कोलकाता का अधिवेशन, और वो होता है 1917 में, 1917 में है। ये पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, मात्र प्रथम महिला पूछ रही है, ये हो जाएगा आपको एनी बेसेंट हो जाएगी। कौन हो जाएंगे? एनी बेसेंट। वही सरोजिनी नायडू पूछता, तो सरोजिनी नायडू क्या हो जाती? 1925 में आपको कानपुर का अधिवेशन की थी, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। डुरंड लाइन निम्नलिखित में से दो देशों के बीच में है। डुरंड लाइन जो है ये किस किस देशों के बीच में पाया जाता है? डुरंड लाइन अभी देखोगे अभी किसके किसके बीच में है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। डुरंड लाइन किसके किसके बीच में है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। इसका आंसर क्या होगा? 12 का आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 13 देख लो, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? एक बात तुम लोग दिमाग में लगा लो, एक बात बढ़िया से बैठा लो दिमाग में, एक चीज मैं बोल रहा हूं तुम लोग ये दिमाग में एकदम बढ़िया से बैठा लो। कभी भी कहीं से तुम तैयारी कर लो, ये तुम सोच कर तैयारी करोगे कि हम 80 नंबर 85 नंबर 90 नंबर सिर्फ हमारा जो पढ़ रहे हो वहीं से आ जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। डंके के चोट पर तुमको बोल रहा हूं, नहीं हो सकता। अब क्या होगा फिर सर जी? तुम्हारा एग्जाम में जितना रिजल्ट हो सकता है जितने बनाने से, उतना का तैयारी ही एक टीचर करा पाता है। बाकी कहोगे सर जी कैसे होगा? बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि तुम क्वेश्चन में से आंसर कैसे निकालोगे। यानी बेस और आपको क्या होता है, मतलब कि अम्ल और क्षार के बारे में, बेस के बारे में बता दिया जाएगा आपको, लेकिन ये सोचोगे कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, नहीं, कुछ सोचने वाला क्वेश्चन आता है। अब तुम्हारा दिमाग उस समय स्थिर होकर सोच रहा है, प्रेशर में सोच रहा है, फलतुआ सोच रहा है, क्या सोच रहा है, वो डिपेंड करता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को ये बात सचेत करता हूं कि कभी भी एग्जाम हॉल में बैठना ना, सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है उसे सॉल्व करते जाना। पहला क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो, नहीं आ रहा है उसे गोला घेर दो, आगे बढ़ जाओ। दूसरा क्वेश्चन हार्ड हो, गोला घेर दो। 10वां 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां शुरू के 10 क्वेश्चन भी हार्ड है, उसे गोला घेर कर आगे बढ़ो। 11वां आया उसको बनाओ, अगर आ रहा है तो फिर निकलो आगे। 12वां आया, बने 12वां। जो क्वेश्चन आता है 1 से लेकर 100 तक पहले उसे कर लो जो आ रहा है, क्योंकि आपको ना पता है कि सेकेंड टाइम में जब अब तुम रिवर्स लेकर पीछे से जाते हो फिर ना, यानी कि सब क्वेश्चन जो आ रहा है उसे रंग लेते हो, फिर दोबारा जाते हो क्वेश्चन जो नहीं आया उसको रंगने के लिए, यानी पढ़ने के लिए। हो सकता है कि जो क्वेश्चन को तुमको आंसर नहीं याद पड़ रहा हो उस समय तुम्हें याद आ जाए और तुम्हारा समझ लो कि वो क्वेश्चन सही हो जाए। लेकिन एक बार अगर रंग लोगे ना, दोबारा सुधारने का मौका नहीं देता। तो ये बात दिमाग में एकदम बैठा लेना, क्योंकि ये एकदम सटीक रणनीति होता है ओएमआर शीट रंगने का, कि सबसे पहले जो आ रहा है उसे बनाए और उसे रंगे, फिर जो नहीं आ रहा है उसे साफ छोड़ दे, जो डाउट वाला है उसे भी छोड़ दें। फिर दूसरी बार में, तीसरी बार में जैसे जैसे होता है क्वेश्चन याद आते जाते हैं और उसको सॉल्व करना होता है, ठीक। हाँ, जो नहीं आएगा फिर एकदम तुक्का मारने शुरू करना। चलो क्वेश्चन लगाओ। हिमालय पर्वत श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धारा कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रेणी देखो ये दे रहा है, अगर ऊपर वाला सबसे पहले क्वेश्चन लगाओ, ये क्या दे रहा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान जो है ये मानसीराम और चेरापूंजी है, और भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है ये लेह होता है। लेह में सबसे आपको कम वर्षा होता है। आगे देखो क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की श्रेणी में सर्वाधिक ऊंचाई पर दर्रा है। हिमालय पर्वत की श्रेणी में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित दर्रा है ये आपको बताना है। हिमालय पर्वत की श्रेणी में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा का नाम कौन सा है? तो ये कौन हो जाएगा? काराकोरम दर्रा हो जाएगा।
काराकोरम आपको देखोगे श्रेणी भी है और काराकोरम दर्रा भी है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन 15 देख लो, पूर्वी और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है एकदम समझ लो। पूर्वी और पश्चिमी घाट आकर कहां मिलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं तुम्हारा ये कहां पर, ये देखोगे और नीलगिरी की पहाड़ी कहा जाता है, इसे नीलगिरी की पहाड़ी कहा जाता है। और यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा, यहीं पर चंदन की लकड़ी मिलता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित है? तो ये दूध क्रांति से संबंधित है, यानी दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक, ये दूध उत्पादन से संबंधित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देख लो, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार देखोगे भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42 है। जनसंख्या के हिसाब से पहले स्थान पर है और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें स्थान पर है। विश्व का सबसे बड़ा देश जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको रूस, और विश्व के सबसे छोटा देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। क्वेश्चन 18 देख लो, निम्नलिखित में से कौन से देश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ लगाता है? कौन सा देश का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ लगता है? तो इधर एगो देश स्थित है बांग्लादेश, बांग्लादेश स्थित है पूरब में, और उसके सबसे अधिक जो लगता है, सबसे अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है लगभग 4000 किलोमीटर के करीब, वो बांग्लादेश के साथ लगता है। और सबसे छोटी जो लगता है अफगानिस्तान के साथ लगता है 106 किलोमीटर। क्वेश्चन 19 देख लो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बताना है। विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन 20 देख लो, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? अनाई मोदी हो जाएगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? अनाई मोदी के बाद दूसरे स्थान पर दक्षिण भारत में आता है दोदा बेटा का स्थान। ठीक ना, अगर पूछे आपको दक्षिण भारत के सबसे, तो और ओवरऑल भारत का अगर पूछे तो K2 हो जाएगा, गार्डविन आश्विन हो जाएगा। अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो कंचनजंगा हो जाएगा, यानी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा हो जाएगा भारत में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी जो तटीय रेखा लगता है वो कौन सा राज्य का लगता है? ये लगता है तुम्हारा गुजरात का। गुजरात का सबसे लंबा तटीय रेखा है, और टोटल 9 राज्य आप देखोगे तटीय रेखा से अपना बाउंड्री बनाते हैं, और उसमें सबसे छोटा जो हो जाएगा ये गोवा का हो जाएगा तटीय रेखा वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए। और सबसे दूसरा लंबा जो है तटीय रेखा वाला ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, से भी याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन है? चंडीगढ़ आपको जो नगर है इसका वास्तुविद कौन है? चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद जो हो जाएगा ये कौन हो जाएगा? एडवन लुटियंस तो हो जाएगा दिल्ली का, ली काबूर्जियर, ली काबूर्जियर जो हो जाएगा इन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक घुलन केंद्र कहलाता है? लगाओ क्वेश्चन में, देखता हूं इसके आंसर क्या लगा रहे हो। इसके आंसर सभी लोग लगाएंगे। ये आंसर ये दिमाग का तुम्हारा क्वेश्चन है एकरा, ये तुम्हारा अगर चला ना ये क्वेश्चन लगा लोगे। जरूरी नहीं है मैंने जो ऑप्शन दिया है वही तुम्हारा देगा, अब तुम लोग अपना दिमाग का लगाओ। हाँ लगाओ। चंदलमल, गुरुजी दिमाग हॉल में कहीं और चलता है, बाहर चलता है, क्या करे? अभी दिमाग जो है ना अभी लगाओ, अभी आंसर लगाओ, ये दिमाग लगाकर क्या होगा इसका आंसर लगाओ सभी। चलो यार तेरा सुपरस्टार क्वेश्चन लगाओ। इस एग्जाम में तुक्का नहीं बताया, प्रेम कुमार यादव पूछ रहा है, बता दिया जाएगा, सब चीज बताएंगे, पहले क्वेश्चन लगाओ। सी लगा रहे हैं सभी लोग, देख लिए, देख लिए। हाँ चलो लगाओ। ये अब अभी 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 बदलने का भी समय दे रहे हैं। लगाओ 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 चंदन मंडल, देखते तुम्हारा बुद्धि कितना है, तुम्हारे इंतजार करे, लगाओ। भाई सब तो खाली क्वेश्चन पूछते रहता है। अरे क्वेश्चन का जवाब देने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगा भाई। राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होता है, ओकरे पर केस करके डाल दोगे अंदर। हाँ चलो यहां पर ये लगाओ, भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक घुलन केंद्र होता है? सांस्कृतिक घुलन केंद्र होता है, बताओ। मेल्टिंग पोर्ट होता है। अब यहां पर देखो तुम लोग के आंसर, पटना तो होगा नहीं, सांस्कृतिक घुलन केंद्र, समझ रहे हो?
ये देखो, ये इंग्लिश में भी इसीलिए ले रहे हैं तुम लोगों का थोड़ा भी दिक्कत ना हो। ये देख लो, सब लोग आंसर गलती लगा रहा है, ठीक। बहुत लोग देख लो, सब लोग सब 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 फिक्स इलाहाबाद, ये वो फलतुआ फलतुआ, मथुरा, नाइजीरिया, हाँ, ये सब फलतुआ सब लगा रहा है। तनियों से दिमाग लगाता तो सही कर देता। सांस्कृतिक घुलन केंद्र, मैंने समझ रहे हो, वहां पर अलग अलग संस्कृति के लोग आकर रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग। सटीक आंसर इसका क्या होगा? दिल्ली। दिल्ली में देखो, बिहार से भी जाकर लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के। वहां से भी, मतलब हमारा राजधानी है दिल्ली, पता है तुमको। वहां से भी, जैसे कि साउथ से भी आते हैं, मुंबई से भी आते हैं, गुजरात से भी आते हैं, पूर्वी राज्य से भी आते हैं। अलग अलग संस्कृति का आकर यहाँ पर घुल गया है। वहां पर क्या है, पंजाब से भी लोग आते हैं, अलग अलग संस्कृति आकर यहाँ पर घुल गया है। इसे ही मेल्टिंग क्या होता है, पोर्ट कहा जाता है। मेल्टिंग पोर्ट में क्या होता है, सब लोग चीज घुल जाता है, सब चीज, ठीक। वही दिल्ली होता है। दिल्ली तुम्हारा राष्ट्रीय राजधानी है। इतना बुद्धि ना लगाए और तुम लोग चलते हो सर जी ये बता दो, सर जी वो बता दो। चलो क्वेश्चन लगाओ, सब लोग बता दिया जाएगा। गए ना सब लोग पानी भरने? बोलोगे कि सर जी दिमाग काम नहीं करता है। यही से ना दिमाग काम करता है। दूसरे के प्रभाव में मत आओ, अपने दिमाग लगाते। तुम लोग को इतना समय दिया ये सोचने के लिए, लेकिन तुम लोग अपना बुद्धि ना लगाए। क्वेश्चन 24 लगाओ। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था कहां से लिया गया है? अब कहोगे सर जी ऐसा क्वेश्चन कराया जाता है, खुद से बुद्धि से समझो। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो टीचर भी नहीं जानते हैं। कुछ क्वेश्चन तुम्हारा टू द पॉइंट उसी समय उठेंगे, यानी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। अब लड़का सब कितना अच्छे से समझा है कोई भी क्वेश्चन को, उस समय डील करता है, ठीक। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, अब कहोगे सर जी इसमें तो महाराष्ट्र भी आंसर देता है। कतई देता है, महाराष्ट्र आंसर देता है, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र भी हो और दिल्ली भी हो, तब पर भी दिल्ली ही लगाना तुम लोग आंसर। पूछो कहां है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो संस्कृति के लोग मिलन होता है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो दिल्ली में है। वैसे महाराष्ट्र में भी बहुत लोग जाकर रहते हैं, बेंगलोर में भी रखते हैं। तो अलग अलग जो है ना सिटी में, वो बोला जाता है कि मेल्टिंग है, संस्कृति केंद्र है, घुलन केंद्र है, बट असल में दिल्ली होगा यहां पर सबसे ज्यादा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया यूएसए से। कहां से लिया गया है मौलिक अधिकार? यूएसए से। भाग 3 में मिलेगा फंडामेंटल राइट जो मिलेगा, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मिलेगा, 35 तक मिलेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए 25 देखो। सरकारी आयोग की समीक्षा करने के लिए गठित हुआ है। सरकारी आयोग जो है किसकी समीक्षा करने के लिए गठित किया गया है? सरकारी आयोग किसकी समीक्षा करने के लिए गठित किया? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों का संघ और राज्यों। 1983 में देखोगे सरकारी आयोग बनाया जाता है, और ये संघ राज्य के बीच में संबंध बताता है कि कैसे मधुर होगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, ये सब आपको देखोगे। ये आपको 1983 में आपको ये बनता है, और लास्ट में 1988 में अपना पूरा रिपोर्ट सौंप देता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? आपका बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख लो 26। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कौन सा है? वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कौन सा है? संपत्ति का अधिकार कौन सा है वर्तमान समय में? तो ये हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा? वैधानिक अधिकार हो जाएगा ना। 44वें आपको देखोगे संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, ठीक। और इसे क्या बना दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया। ये कहां था पहले? आर्टिकल 31 में था और 19 के F में था। पहले ये इसका आपको था, लेकिन इसे आपको 44वें संविधान संशोधन द्वारा वैधानिक अधिकार बना दिया। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त होगा? पहला नंबर, वो सभी अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त होगा जिसमें तुमको आरक्षण मिलता है, यानी जिसमें तुमको ज्यादा मिलता है, जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये सभी विदेशी नागरिकों को कभी नहीं दिया जाता है, ठीक। तो ये बताओ यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होगा? तो यही आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ओल बुलूल कुछ भी वो नहीं बोल सकता है, ठीक ना। आर्टिकल 19 का हर आपको आर्टिकल नहीं दिया गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी। बी हो जाएगा, ये आपको विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। क्वेश्चन 28 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व का होगा? राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व का होगा? राज्य जब भी होगा, जब तुम राज्य या राष्ट्र की बात करते हो तो उस समय सेम हो जाता है, राज्य या राष्ट्र। तो राज्य और राष्ट्र जब होगा जब वहां के लोग संप्रभुता होगा, यानी राज्य ही संप्रभु होगा। या इसका आंसर क्या होगा? संप्रभुता। बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, या ना किसी के गुलाम है तो कह देंगे कि हम लोग राज हैं या राष्ट्र है, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार, लगाओ ये भी क्वेश्चन, चलो लगाओ क्वेश्चन, लगाओ ये भी तुम्हारे दिमाग के ऊपर क्वेश्चन है, चलो लगाओ आंसर। सभी लोग क्वेश्चन के आंसर लगाओ, ये भी दिमाग के ऊपर तुम्हारे आंसर है, चलो लगाओ तो आंसर।
लगाओ आंसर। चलो सब सही लगा रहे हो, चलो ठीक है, ठीक है। क्या होता है ये होता है तुम्हारा राज्यों का यूनियन। यूनियन है, एक बात ध्यान में रखिएगा, राज्यों का संघ हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश में से क्या बोलेंगे, राज्यों का यूनियन। यूनियन हो जाएगा आपका, यानी कि राज्य को मन है कि अब भारत से अलग निकल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ था, ये कौन से अधिनियम आया था। भारत में सबसे पहले लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में हुआ था। ली आयोग ने सिफारिश किया था, बट एक्ट जो था, ये एक्ट था आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आपको इसका प्रावधान था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है ये संविधान का आत्मा कहलाता है, ये आपको बताओ। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान का आत्मा कहलाएगा, लगाओ क्वेश्चन। क्या हो जाएगा यहां पर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हो जाएगा, संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार हो जाएगा आर्टिकल 32 में, इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देख लो, निम्न में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय का आकलन पद्धति नहीं है। राष्ट्रीय आय का आकलन पद्धति नहीं है, यह बताओ इसमें से कौन सी पद्धति है जो राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है। तो राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए व्यय पद्धति का कितना व्यय हुआ, उत्पाद पद्धति ये भी है, आय पद्धति है कितना आया, मैट्रिक्स पद्धति का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपको इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लो, ग्रेसम के नियम किससे संबंधित है। ग्रेसम के नियम क्या कहता है कि बुरी मुद्रा जो होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। देखते हो बुरी मुद्रा क्या होती है, अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये जो आपको आता है ये आपको मुद्रा संचलन से संबंधित है, ग्रेसम के नियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होता है, बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होगा, लगाओ क्वेश्चन में देखता हूं इसका आंसर क्या होगा, लगाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 34 लगाओ सभी, क्वेश्चन नंबर 34 लगाओ, लगाओ। वाह गुरुजी, सब पता है हमको कहां से क्वेश्चन आ रहा है, कहां से क्वेश्चन आ रहा है। सिंपल लाइफ निरंजन बताओ तो, हाँ वाह गुरुजी, कहां से क्वेश्चन आ रहा है बताओ, बता दो। तुम्हारे कहीं नहीं मिलेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जाकर देख लेना, कहीं एक बुक से नहीं आ रहा है। क्या होगा आंसर, बुढ़वाकवा सब 20 सी लगा रहा है इसको को। आई देखो रवि गुप्ता लगा रहा है 32 के सी लगा रहा है इसको, तो हम कहीं बोले एक आनंद सागर ठीक लगाया है। अरे बैंक रेट कहा जाता है रेपो रेट को भैया, जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक घरेलू या वाणिज्य बैंकों को उधार देता है, ये नहीं आंसर हो जाएगा। यानी जिस दर पर क्या होता है आरबीआई किसी को उधार देता है, किसी बैंक को पैसा देता है, उसे रेपो रेट कहा जाता है, यानी बैंक दर कहा जाता है। और जिस दर पर वाणिज्य बैंकों से पैसा लेगा उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन 35 देख लो, ये देखो, संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश की मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन की वार्षिक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, ये बताओ। डी नहीं देखे थे सर, बिना ये तो दिक्कत है ना, देख लो अब ये क्या बोल रहा है लोग, डी नहीं देखे थे। लगता है ना लगता है ना सबको कि ये ऑप्शन दे रहा है ना, ए में आंसर है ना, तीनों ऑप्शन छोड़ो और निकलो यहां से लगाकर। अरे बुड़बक जैसा काम मत करना, सबसे पहले सभी ऑप्शन पढ़ लेना। हो सकता है कि ए से बढ़िया आपको सॉल्यूशन डी वाला में दिया हो, बी वाला में दिया हो, सी वाला में दिया हो, तो ये ना कि इतना भी मत स्पीड में निकलना कि बाद में जाकर अफसोस करने का भी मौका ना मिले। संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश की मुद्रा संबंधी सभी लेन देन कहलाती है आपको व्यापार संतुलन। कि व्यापार संतुलन बना है कि बिगड़ा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ए हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन, ये दिखाओ, 1 मिनट क्वेश्चन लगाओ। 35 का आंसर, 35 का आंसर, 1 मिनट रुक जाओ, सभी लोग रुक जाओ। 35 का आंसर लगाओ, 2 ऑप्शन यहां भी है, देखो तुम्हारे जैसा ही आ गया ऑप्शन, तुम्हारे जैसा भी हाल हो गया। ये लगाओ भुगतान संतुलन, तुलन पत्र, बैलेंस शीट। अब लगाओ यहां पर क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन देखना है, लगाओ यहां पर, पहले ये देख लो क्वेश्चन का पूरा देख लो। संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश की मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन वार्षिक रिकॉर्ड जो होता है, 1 वर्ष का जो रिकॉर्ड होता है, ये जो अलग अलग देशों के साथ, वो क्या कहलाती है। अब लगाओ यहां पर ऑप्शन,
ये कहा जाता है भुगतान संतुलन। क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन कहा जाता है इसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व बैंक को सुलभ ऋण की खिड़की किसे कहा जाता है? विश्व बैंक के सुलभ ऋण की खिड़की किसे कहा जाता है? तो विश्व बैंक के सुलभ ऋण की खिड़की किसे कहा जाता है? ये लगाओ क्वेश्चन, लगाओ आंसर। हंस रहे हो, मजा ले रहे हो तुम लोग। हाँ, विश्व बैंक के सुलभ खिड़की किसे कहा जाता है? यह कहा जाएगा तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को कहा जाता है, ठीक, जिसे आईडीए तुम लोग बोलते हो। किसे बोलते हो? अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था, ठीक। इसे क्या कहा जाता है? विश्व बैंक के सुलभ ऋण की खिड़की कहा जाता है। आगे चलते क्वेश्चन देखते हो यहां पर 37 देख लो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका कथन है? यह है तुम्हारा सुभाष चंद्र बोस का कथन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद किसने नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर ए 38। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का गठन कब किया गया है? सार्क का गठन कब किया गया? सार्क का गठन कब किया गया बताओ? ये लगाओ आंसर। क्या लगा रहे हो? सार्क का। अरे दिसंबर 1985 में होगा। दिसंबर 8 दिसंबर 1985 हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर तुमसे मुख्यालय पूछे तो क्या लगाओगे जी? हाँ बताओ सब लोग ऑप्शन कर। मुख्यालय कहाँ है? गुरुजी आपका नोट्स से पहले करवा दिए हैं। गुरुजी आपके नोट्स में पहले करा दिए हैं। ऐसा तो नहीं है। चलो इसका मुख्यालय बताओ कहां पर है? ऑप्शन दे। इसका मुख्यालय कहां पर है? क्या लगा रहे हो जी तुम लोग? काठमांडू 36 नंबर। देखिए 36 नंबर, 36 नंबर का 36 नंबर में है। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी सही तो है, क्या दिक्कत है? आईडीए काठमांडू सही है। अरे क्या 36 नंबर बोल रहे हो भाई? कौन बोला 36 नंबर? सुरेश कुमार। एक मिनट रुको, कहां गए 36? विश्व बैंक के सुलभ, क्या इसमें दिक्कत है बताओ? होता तो है अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी होता है। अब बताओ अब किस में पूछ रहे हो? हाँ यही ना पूछ रहे थे। इसका पीडीएफ हम लोग को नहीं मिला। देखो पहले ही पीडीएफ डाल दिया, बोल रहा है इसका पीडीएफ हम लोग को नहीं मिला है। क्या पूछ रहे हो बताओ? 36 में डी होगा। 36 में डी होगा, भारतीय विकास मंच। हद इंसान हो भैया तुम। विश्व बैंक के सुलभ ऋण की खिड़की पूछ रहा है। अरे भाई तुमको अब छोड़ो, तुम लगाओ तुमको जो मन है। बाकी जो हमने बताया अगर तुमको सही है तो ठीक है, बाकी तुम्हारे मन है जो लगाना है लगाओ। जबरदस्ती थोड़े ना हो सकता है पढ़ाई। चिकित्सीय मदद का प्रतीक क्या है? चिकित्सीय मदद का प्रतीक क्या होता है ये बताना है। चिकित्सा के मदद का प्रतीक क्या होता है? ठीक, चिकित्सीय मदद का प्रतीक बताओ। चिकित्सीय मदद का प्रतीक क्या होता है? लगाओ। मरिए सर उसको वो बोल रहा है। पीडीएफ दिया है पहले ही। चलो फास्ट करते हैं। अब तो कितना 11 क्वेश्चन बचा है। रेड क्रॉस हो जाएगा। ये रेड कलर का प्लस देखते हो, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। प्रथम भारतीय महिला आईपीएस कौन थी? आईपीएस का नाम बताना है। आईपीएस, प्रथम भारतीय महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी थी। ठीक,
आईएएस कौन, प्रथम भारतीय महिला आईएएस कौन थी? आईएएस अन्ना जॉर्ज थी। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन 41। देखो, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। क्वेश्चन नंबर 42 देख लो, शेरे पंजाब के उपनाम से किसे जाना जाता है? शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? ये गरम दल के नेता थे और ये थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, जिसे लाल बाल पाल कहा जाता है, ये गरम दल के नेता थे। इसका आंसर भी आ जाएगा बी, पंजाब केसरी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो, निम्नलिखित में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से बताया जाए? निप्पन नाम था, इसका क्या नाम था पहले? निप्पन नाम था। सो निप्पन किस देश का पहले नाम था? जापान का नाम था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। 44 देख लो, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस जो शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है, और यह सीन नदी के किनारे। किसके? सीन नदी के किनारे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। आगे देखो, दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल जो बुक है इसके लेखक कौन है? दास कैपिटल बुक जो है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। कौन हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय निम्न में से कहां है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है ये बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होता है, और इसका मुख्यालय पूछ रहा है कहां पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है बताओ? क्वेश्चन 46 लगाओ सभी लोग। बहुत अच्छा, कहां है? न्यूयॉर्क में है। अब पिछवा गए तुम लोग, इसका आंसर क्या होगा? ए। आए देखो क्वेश्चन नंबर 47, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां स्थित है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है? इसका देखोगे जनेवा में स्थित है। ये WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ILO, ये सभी का मुख्यालय कहां पड़ता है? जनेवा। जनेवा कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में। ब्लैक पोगेडा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पोगेडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ब्लैक पोगेडा के नाम से प्रसिद्ध है ब्लैक रंग का, यह है कोणार्क के सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर। इसका आंसर 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ये। 49 देख लो, वीरभूमि किससे संबंधित है? वीरभूमि किससे संबंधित है यह बताना है। वीरपुत्र वीरभूमि संबंधित है, उनका समाधि स्थल है, यह है राजीव गांधी जी का। किसका है? राजीव गांधी जी का। और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जन्मदाता किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जन्मदाता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 का आंसर सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, ASI के पहले महासचिव थे ये। चलो, हो गया तुम लोगों का काम खत्म। चलो, हो गया। हाँ, SSC इंटर लेवल का वैकेंसी आ रहा है। जिसको बिहार पुलिस में मन ना लगता है, जिसका सपना है कि बिहार पुलिस ऊपर जॉब करे, ब्लॉक में जॉब करे, गांव में जॉब करे, उसके लिए एकदम बेस्ट है। और पंचायत सचिव का एकदम बम्पर पोस्ट आ रहा है, और अभी से तैयारी में लगे रहना, बीच में तैयारी मत छोड़ना, क्यों नहीं तुम्हारा रिटन एग्जाम निकल जाए। तैयारी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना, क्योंकि ये जो पोस्ट होगा ना, ये 12th लेवल का जितना भी पोस्ट आ रहा है 12th लेवल पर आ रहा है, और बम्पर बनती आ रहा है। एकदम मार देना चौका छक्का, ठीक ना? और यही तैयारी में लगे रहना। ठीक, अरे मैराथन का करते रहो भाई, प्रैक्टिस करते रहो, जरूर रिजल्ट होगा, केवल मत जोड़ा करो। ठीक, चलो, बहुत अच्छा, इतना सही कर रहे हो, कोई दिक्कत ना है। जिक्के में आपको कुछ क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सही हो जाएगा बाद में। चलो चलो ठीक है, फिर हम भी जा रहे हैं, भूख लगा है खाने के लिए, तुम लोग भी खाओ, रिकॉर्डेड देखो, इसे आपको डबल स्पीड में देखो, इसको रिवीजन करो बार बार, और पढ़ाई करते रहो लगातार। ठीक, तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि, हरे कृष्णा, हरे माँ, बाय बाय। कल टेस्ट होगा संविधान का।